महात्मा गांधी की हत्या और नाथूराम गोडसे से जुड़ी असली सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, आज हम महात्मा गांधी की हत्या और नाथूराम गोडसे से जुड़ी असली सच्चाई आपके सामने रखने जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य इतिहास के तथ्यों को साफ करना और उन गलतफहमियों को दूर करना है जो कुछ लोग गांधी जी और गोडसे के बारे में फैलाते हैं। ये वीडियो शोध और प्रमाणिक स्रोतों पर आधारित है, जिससे आप इतिहास को सही दृष्टिकोण से समझ सके। ये वीडियो कुछ लोगों को असहज कर सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से प्रमाणित तथ्यों पर आधारित है, विश्वसनीय शोध और ऐतिहासिक साक्ष्यों से प्रमाणित। अफवाहों या सोशल मीडिया की भ्रामक जानकारी से प्रभावित नहीं। की रेफरेंसेस: प्राइमरी बुक्स रेफरेंस्ड, एक गांधीज असैसिन, द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे, धीरेन्द्र झा, दो द मर्डरर, द मोनार्क एंड द फकीर, a new investigation of Mahatma Gandhi's assassination. Additional research. Other sources include research papers, credible articles, fact-checking YouTube videos, reliable websites. सच्चाई जाने, अफवाहों से बचे। वीडियो को अंत तक देखें और अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: जुलाई 1944 में ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को उनकी बिगड़ती सेहत के कारण जेल से रिहा कर दिया। इसके बाद गांधी जी ने पुणे के पास पंचगनी हिल स्टेशन पर विश्राम करने का निर्णय लिया, जहां वे लोगों से मिलते और सार्वजनिक सभाएं करते थे। इन्हीं सभाओं में एक दिन 18 से 20 लोगों की एक भीड़ काले झंडे लेकर पहुंची और गांधी जी के खिलाफ नारेबाजी करने लगी। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस भीड़ में नाथूराम गोडसे भी शामिल था। गांधी जी की हत्या का पहला प्रयास। अचानक गोडसे ने चाकू निकाल लिया और गांधी जी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उसे रोक लिया और यह हमला नाकाम कर दिया। गांधी जी इस घटना से स्तब्ध रह गए और सोचने लगे कि आखिर यह व्यक्ति कौन है। उन्होंने नाथूराम गोडसे को अपने पास बुलाया और 8 दिन साथ रहने का सुझाव दिया, ताकि वे एक दूसरे को बेहतर समझ सके। लेकिन गोडसे ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। गांधी जी के आग्रह पर उस समय गोडसे को छोड़ दिया गया। गांधी जी पर कई बार हुए हत्या के प्रयास। सच्चाई यह है कि 1948 में हुई वास्तविक हत्या से पहले भी गांधी जी की जान लेने के कई प्रयास किए गए थे। जब गोडसे ने अंततः 78 वर्षीय कमजोर गांधी जी को गोली मारी, तो वो अकेला नहीं था। ये एक लंबी और सुनियोजित साजिश थी, जिसमें कई लोग शामिल थे। इस षड्यंत्र को अंजाम देने में 1 साल से भी अधिक समय लगा। इस साजिश में कौन कौन शामिल था? कौन थे वे लोग जिनके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे? अब हम आपको महात्मा गांधी की हत्या की पूरी कहानी बताएंगे। अंत तक देखें और सच्चाई जानें। नाथूराम गोडसे का प्रारंभिक जीवन। आखिर नाथूराम गोडसे कौन था? उसका बचपन कैसा था? 19 मई 1910 नाथूराम गोडसे का जन्म हुआ। वो अपने माता पिता की चौथी संतान था, लेकिन उससे पहले जन्मे उसके सभी भाई बचपन में ही चल बसे। सिर्फ उसकी बड़ी बहन जीवित रही। इस कारण गोडसे के माता पिता को लगा कि उनके बेटों पर कोई श्राप है, इसलिए उन्होंने नाथूराम को एक लड़की की तरह पालने का फैसला किया। हां, आपने सही सुना। बचपन में नाथूराम की नाक छिदवाई गई ताकि वो नथ, नाक की बाली, पहन सके। हिंदी में नाक की बाली को नाथ कहते हैं। इसी कारण उसका नाम पड़ा नाथूराम। नाथूराम का असली नाम रामचंद्र विनायक गोडसे था। उसने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पूरी की, लेकिन 10वीं कक्षा में फेल हो गया। साल 1929 जब वो 10वीं की परीक्षा में असफल हुआ, तो वो रत्नागिरी चला गया। यहीं पर उसकी मुलाकात हुई विनायक दामोदर सावरकर से। नाथूराम गोडसे और विनायक सावरकर। नाथूराम गोडसे और विनायक दामोदर सावरकर दोनों ही महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण समुदाय से थे। ब्रिटिश सरकार ने सावरकर पर यात्रा प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे वो रत्नागिरी छोड़कर कहीं नहीं जा सकते थे। इसी रत्नागिरी में सावरकर ने गोडसे को तैयार करना शुरू किया।
गोडसे सावरकर से गहराई से प्रभावित हुआ और आगे चलकर उसकी विचारधारा का कट्टर समर्थक बन गया। 1932 में गोडसे ने आरएसएस और सावरकर की हिंदू महासभा ज्वाइन कर ली। हिंदू राष्ट्र दल का गठन। महात्मा गांधी की हत्या की साजिश में सिर्फ नाथूराम गोडसे ही नहीं बल्कि एक और अहम व्यक्ति शामिल था, नारायण आप्टे। आप्टे भी चित्पावन ब्राह्मण समुदाय से था। 1938 में वो सावरकर का अनुयायी बना। नारायण आप्टे के निजी जीवन की एक और चौंकाने वाली बात यह थी कि वो शादीशुदा होने के बावजूद कई महिलाओं से संबंध रखता था। धीरेन्द्र झा की किताब के अनुसार उसका एक अफेयर 18 से 19 साल की ईसाई लड़की मनोरमा से था। 1946 में आप्टे ने मनोरमा को सावरकर के सामने अपनी पत्नी बताकर पेश किया। 1942 में गोडसे और आप्टे की मुलाकात हुई और उन्होंने मिलकर एक संगठन बनाया, हिंदू राष्ट्र दल। उन्होंने एक अखबार भी शुरू किया, अग्रणी। गोडसे इस अखबार का संपादक था। यह अखबार गांधी जी के खिलाफ जहर उगलता था। एक लेख का शीर्षक था, गांधी कमिट सुसाइड। इस लेख में गांधी जी को भारतीय राजनीति छोड़ने की सलाह दी गई थी। गोडसे की बढ़ती नफरत। गोडसे की सोच कितनी कट्टर थी, यह 1946 में सामने आया जब उसने हिंदू महासभा के तत्कालीन अध्यक्ष एलबी भोपतकर पर चाकू से हमला करने की कोशिश की। कारण, पार्टी गोडसे की चरमपंथी विचारधारा को नहीं अपना रही थी। अगस्त 1947 में गोडसे के अखबार अग्रणी पर एक बार फिर प्रतिबंध लगा दिया गया। फिर गोडसे और आप्टे ने एक नया अखबार शुरू किया, हिंदू राष्ट्र। लेकिन असली समस्या यह थी कि उस समय गांधी जी इतने प्रभावशाली थे कि देश के अधिकांश हिंदू उन्हें ही अपना नेता मानते थे। आरएसएस और हिंदू महासभा, जो खुद को हिंदू धर्म का असली प्रतिनिधि मानते थे, हाशिए पर चले गए। यही बात गोडसे को अंदर ही अंदर जलाने लगी। गोडसे की नफरत का एक और बड़ा कारण था गांधी जी का धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र पर जोर देना। आरएसएस और हिंदू महासभा चाहते थे कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बने जहां हिंदू धार्मिक कानूनों से शासन हो। लेकिन गांधी जी मानते थे कि राजनीति और धर्म को अलग रखा जाना चाहिए। तो क्या गांधी जी की हत्या की योजना इन्हीं कारणों से बनी? गांधी जी की शांति बनाए रखने की कोशिश। भारत विभाजन के बाद दिल्ली में दंगे भड़क उठे। सितंबर 1947 में गांधी जी ने आरएसएस प्रमुख गुरु गोलवलकर से मुलाकात की। गांधी जी ने आरएसएस को इस खून खराबे के लिए जिम्मेदार ठहराया। गांधी जी हर हाल में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना चाहते थे। 8 दिसंबर 1947 को दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में दर्ज हुआ कि गोलवलकर ने कहा था, गांधी अगर मुसलमानों को भारत में बनाए रखने की कोशिश जारी रखते हैं तो उन्हें रोका जाना चाहिए। और ठीक 3 हफ्ते बाद नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे और विष्णु करकरे ने गांधी जी की हत्या की साजिश रचनी शुरू कर दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, गांधी जी को मारेगा कौन? न गोडसे तैयार था, नहीं आप्टे। साजिशकर्ता कौन थे? 2 जनवरी 1948 अहमदनगर में गोडसे और आप्टे ने विष्णु करकरे से मुलाकात की। यहीं पर करकरे ने उन्हें एक नाम सुझाया, मदन लाल पाहवा। पहले तो पाहवा को इस योजना की जानकारी नहीं थी, लेकिन 6 जनवरी 1948 तक उसे सच्चाई का पता चल चुका था। पाहवा को यह नहीं बताया गया कि उसे ही गांधी जी को गोली मारनी होगी। हालांकि उसे कई महीने पहले ही एक रिवॉल्वर दी जा चुकी थी। 8 अगस्त 1947 स्वतंत्रता से ठीक पहले एक उड़ान में यह रिवॉल्वर मुंबई से दिल्ली लाई गई थी। इस फ्लाइट में हिंदू महासभा के संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर, नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे मौजूद थे। इस यात्रा के दौरान नारायण आप्टे अहमदनगर गया और वहां उसने एक हथियार डीलर दिगंबर बैज से मुलाकात की। जुलाई 1947 में आप्टे ने 1200 रुपए में बैज से एक स्टेन गन खरीदी थी।
इस खरीदारी में विष्णु करकरे भी शामिल था। दिल्ली पहुंचने के बाद गोडसे और आप्टे ग्वालियर के हिंदू राष्ट्र सेना के प्रमुख दत्तात्रेय परचुरे से मिले। यहीं पर पहली बार सभी साजिशकर्ता एक साथ आए और गांधी जी की हत्या की साजिश को अंतिम रूप दिया गया। अंतिम तैयारी और हत्या की योजना। नारायण आप्टे हत्या की लॉजिस्टिक संभाल रहा था। विष्णु करकरे हत्यारे की तलाश कर रहा था। विनायक सावरकर इस पूरी साजिश का मार्गदर्शक था। 9 जनवरी 1948 साजिशकर्ताओं ने दिगंबर बैज से मुलाकात की। बैज और उसके सहायक शंकर ने उन्हें हथगोले, रिवॉल्वर और गन कॉटन स्लैब चलाने का तरीका दिखाया। गोडसे बहुत सतर्क था। उसने खुद को निर्दोष साबित करने के लिए एक एलिबाई तैयार कर ली। उसने योजना बनाई कि जिस दिन गांधी जी की हत्या होगी उस दिन वो नागपुर में एक शादी में रहेगा। लेकिन 14 जनवरी 1948 को गोडसे और आप्टे से एक बड़ी गलती हो गई। जब वे पुणे से मुंबई की ट्रेन में यात्रा कर रहे थे तभी उनके सामने एक मराठी फिल्म अभिनेत्री शांता मोडक बैठी थी। आप्टे ने उसे बताया कि वो हिंदू राष्ट्र अखबार का मालिक है और वे सावरकर सदन जा रहे हैं। शांता मोडक ने उन्हें लिफ्ट देने की पेशकश की और उन्हें वहां छोड़ दिया। यहीं पर गोडसे और आप्टे की पहचान उजागर हो गई। गांधी जी की हत्या के बाद गोडसे का मुकदमा और फांसी। महात्मा गांधी की हत्या के बाद इस साजिश के मुख्य किरदार विनायक दामोदर सावरकर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। नाथूराम गोडसे से 4 मार्च तक पूछताछ जारी रही। 24 मई को गोडसे और अन्य साजिशकर्ताओं पर मुकदमा चलाया गए। गोडसे, जो कथित मुख्य हत्यारा था, बाई और गंभीर मुद्रा में बैठा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बाकी आरोपी मुस्कुरा रहे थे। इस विशेष अदालत के जज थे अत्माचरण। गोडसे का बचाव, गांधी जी की हत्या के पीछे के झूठे तर्क। अदालत में गोडसे ने 3 तर्क दिए जिनका कोई आधार नहीं था। पहला तर्क, गांधी जी भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार थे। यह सरासर झूठ था। सच्चाई यह है कि गांधी जी आखिरी समय तक विभाजन के खिलाफ थे। 3 जून 1947 जब विभाजन की घोषणा हुई तो गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद से कहा, मुझे इस योजना में केवल बुराई ही दिखती है। अगर गोडसे सच में विभाजन से नफरत करता तो उसने पहले अपने गुरु सावरकर और जिन्ना को निशाना बनाया होता, क्योंकि 1943 में सावरकर ने खुद जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत पर सहमति जताई थी। दूसरा तर्क, गांधी जी अनशन कर रहे थे ताकि भारतीय सरकार पाकिस्तान को 55 रुपए करोड़ दे। यह भी झूठा दावा था। असलियत में गांधी जी का अनशन हिंदू मुस्लिम एकता के लिए था। 8 जनवरी 1948 गांधी जी के उपवास के 5वें दिन दिल्ली में 3 लाख से ज्यादा लोग जमा हुए। यह सभा शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद ने संबोधित की थी, जिसका मकसद शांति कायम करना था। सरकार की प्रेस विज्ञप्ति में कहीं भी यह नहीं लिखा था कि गांधी जी पाकिस्तान के लिए 55 रुपए करोड़ की मांग कर रहे थे। इस उपवास की शुरुआत जनवरी 1948 में हुई थी, जबकि गांधी जी की हत्या की साजिश जुलाई 1947 से चल रही थी। तीसरा तर्क, गोडसे ने कहा कि गांधी जी हिंदू विरोधी थे, लेकिन असल में गांधी जी ने पूरी जिंदगी हिंदू धर्म का पालन किया था। गांधी जी और हिंदू धर्म, गोडसे के आरोपों की सच्चाई। गांधी जी हमेशा गीता के उपदेशों की बात करते थे। उन्होंने मंदिरों में प्रेम और अहिंसा का प्रचार किया, जबकि गोडसे ने उन्हीं मंदिरों में हथियार छिपाए। 1950 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक सच्चाई उजागर की। गांधी जी की हत्या हिंदू मुस्लिम विवाद के कारण नहीं हुई। यह लड़ाई 2 तरह के हिंदुओं के बीच थी। एक ओर वे हिंदू थे जो समानता, न्याय और जाति व्यवस्था के उन्मूलन में विश्वास रखते थे। दूसरी ओर वे कट्टर हिंदू थे जो जाति व्यवस्था बनाए रखना चाहते थे और महिलाओं को दबाकर रखना चाहते थे। आज भी यही संघर्ष भारत में जारी है। एक तरफ वे हिंदू हैं जो शांति, समानता
और जातिहीन समाज की वकालत करते हैं। दूसरी ओर वे चरमपंथी हिंदू हैं जो गोडसे की विचारधारा का समर्थन करते हैं और समाज में जहर घोलते हैं। सोशल मीडिया पर ये नफरत फैलाने वाले लोग केवल मुसलमानों या ईसाइयों के खिलाफ नहीं हैं। ये लोग सिखों, दलितों और यहां तक कि गांधी जी जैसे उदार हिंदुओं को भी हिंदू विरोधी मानते हैं। गांधी जी की हत्या, सावरकर की संलिप्तता और गोडसे का मुकदमा। गोडसे के खिलाफ साजिश साबित करना आसान था, लेकिन सावरकर को दोषी ठहराना बेहद मुश्किल। सावरकर ने दावा किया कि वो बीमार थे और गोडसे व आप्टे से 1 साल से नहीं मिले थे, लेकिन पुलिस मुखबिर ने कई अहम खुलासे किए, जिन्हें बताया कि सावरकर ने साजिशकर्ताओं को उकसाया था। उसने यह भी खुलासा किया कि सावरकर सदन में हथियार जमा करने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा अभिनेत्री शांता मोडक ने गवाही दी कि उसने गोडसे और आप्टे को सावरकर सदन के पास छोड़ा था, लेकिन अदालत ने सिर्फ जज की गवाही के आधार पर सावरकर को दोषी नहीं माना। सावरकर के बॉडीगार्ड और सचिव ने भी माना कि जनवरी 1948 की शुरुआत में उनकी गोडसे और आप्टे से मुलाकात हुई थी, लेकिन वे गवाही देने अदालत नहीं पहुंचे, जिससे सावरकर बच निकले। नतीजा, गोडसे और आप्टे को फांसी की सजा हुई। सावरकर को रिहा कर दिया गया। बाकी 5 आरोपियों को उम्र कैद दी गई। 10 फरवरी 1949 को सजा सुनाई गई। 22 फरवरी को गोडसे ने शिमला की ईस्ट पंजाब हाई कोर्ट में अपील की। न्यायाधीश जस्टिस GD खोसला ने लिखा कि मुकदमे के दौरान गोडसे कई बार घबरा जाता था। हालांकि वो बहादुरी दिखाने की कोशिश करता, लेकिन उसकी आवाज कांपती थी। अपील और दया याचिकाएं। क्या गोडसे को माफ किया जाना चाहिए था? 17 मई को हाई कोर्ट में बहस खत्म होने के बाद गोडसे को एक चौंकाने वाला पत्र मिला। यह पत्र था गांधी जी के बेटे रामदास गांधी का। उन्होंने भारत के गवर्नर जनरल से गोडसे की फांसी रोकने का अनुरोध किया। गोडसे ने इस पर जवाब दिया, मुझे इस हत्या से आपके परिवार को हुई पीड़ा का अफसोस है। उसने रामदास गांधी से मिलने की इच्छा भी जताई। धीरेन्द्र झा की किताब गांधीज असैसिन में बताया गया कि गोडसे के भाई गोपाल गोडसे ने कहा था, अगर गांधीवाद में दिल बदलने का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण था तो हत्यारों को भी माफ किया जाना चाहिए था। लेकिन सरकार पर दबाव बढ़ता गया और फांसी टल नहीं सकी। गोडसे की अंतिम अपील और फांसी। 22 जून 1949 को हाई कोर्ट ने गोडसे की फांसी की सजा बरकरार रखी। इसके बाद उसने इंग्लैंड की प्रिवी काउंसिल में अपील की, लेकिन अक्टूबर 1949 में इस अपील को भी खारिज कर दिया गया। नवंबर 1949 में गोडसे के एक साथी LG थत्ते ने गवर्नर जनरल को एक अनोखा प्रस्ताव भेजा। उन्होंने सुझाव दिया कि गोडसे और आप्टे को गांधी जी के अनुयायियों के साथ सर्वोदय समाज में सुधार के लिए रखा जाए, लेकिन यह अनुरोध भी अस्वीकार कर दिया गया। न्यायाधीश GD खोसला ने अपनी किताब में लिखा, आखिरी दिनों में गोडसे को पछतावा था। उसने कहा कि अगर उसे दूसरा मौका मिलता तो वो शांति और देश सेवा में अपना जीवन समर्पित करता। 15 नवंबर 1949 को नाथूराम गोडसे को फांसी दे दी गई। क्या गोडसे को फांसी दी जानी चाहिए थी? गांधी जी को मारने वाले को गांधीवादी तरीके से माफ किया जाना चाहिए था या नहीं? महात्मा गांधी खुद मौत की सजा के विरोधी थे। गांधी जी के करीबी अनुयायी किशोरलाल मशरूवाला ने अपने लेख में लिखा, अगर गोडसे को माफ कर दिया जाता तो यह गांधी जी के अहिंसा के संदेश का सर्वोच्च प्रमाण होता। लेकिन उन्होंने यह भी माना कि सरकार कमजोर नहीं दिखना चाहती थी, इसलिए फांसी की सजा बरकरार रखी गई। निष्कर्ष, गांधी जी के विचारों की जीत। गांधी जी का जीवन खत्म हुआ, लेकिन उनकी विचारधारा अमर रही। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने गांधी जी के बारे में कहा था, आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास कर पाएंगी
कि ऐसा कोई व्यक्ति हाड़मांस के रूप में इस धरती पर चला था। गोडसे की मौत के बाद भी गांधी जी के विचार, अहिंसा, सहिष्णुता और भाईचारे की जीत हुई, और यही उनका सबसे बड़ा उत्तराधिकार है। तो दोस्तों, ये थी महात्मा गांधी की हत्या, नाथूराम गोडसे का मुकदमा और सावरकर की संलिप्तता की पूरी कहानी। अब बारी है आपकी राय की। क्या आपको लगता है कि गोडसे को फांसी दी जानी चाहिए थी या उसे माफ कर दिया जाना चाहिए था? क्या सावरकर सच में निर्दोष थे या वे साजिश के पीछे की असली ताकत थे? आज के समय में गांधी बनाम गोडसे की विचारधारा पर आपकी क्या राय है? अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसे ही और ऐतिहासिक और सच्चाई से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। हमेशा याद रखें, इतिहास से सीखना ही भविष्य को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।